क्या हो जब एक अमीर बाप का बेबस बेटा, जिसे रोज स्कूल के गुंडे जानवर की तरह पीटते हैं, अपनी जान बचाते बचाते एक ऐसे खूंखार फाइटर से टकरा जाए जिसका चेहरा हूबहू उससे मिलता है। एक तरफ है अनरिन, जो अत्याचार सहते सहते अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है, और दूसरी तरफ है मैड डॉग जिन यनशेंग, जो अकेले ही 24 गुंडों को जमीन पर चटाने की ताकत रखता है। आखिर क्या है इन दोनों के एक जैसे चेहरे का खौफनाक सच? क्या अनरिन का खोया हुआ जुड़वा भाई ही है यह बेखौफ फाइटर जो उसे इस नरक से निकालकर एक नया बदला दिलाएगा? जानने के लिए कहानी को अंत तक जरूर देखें। HT यूनिवर्सिटी में आपका स्वागत है। ज्यादातर लोगों के लिए यह पढ़ाई की जगह है, लेकिन कुछ लोगों के लिए यह असली दुनिया का ही एक छोटा रूप है। ये एक ऐसी जगह है जहां गुटबाजी, गुप्त नियम और ताकत का ढांचा यह तय करता है कि आपकी जगह कहां है। हर कोई स्वाभाविक रूप से यहां ढलना चाहता है और किसी ना किसी तरह की पहचान पाना चाहता है। अपनेपन की वह जरूरत तब सबसे ज्यादा होती है जब आप एक किशोरावस्था में होते हैं। उस अपनेपन को पाने का सबसे आसान तरीका किसी ग्रुप में शामिल होना है, लेकिन अनरिन को इन सब में कोई दिलचस्पी नहीं है। वह बस अकेला रहना चाहता है ताकि अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे सके, क्योंकि वह उनके हिसाब से नहीं चलता। इसलिए बाकी छात्र उसे एक पूरा सनकी समझते हैं। एक बहिष्कृत होने से भी बदतर बात यह है कि वह लोकप्रिय बच्चों का निशाना बन गया है, और निशाना बनने का नतीजा सिर्फ एक ही होता है, हॉल में अकेले चलकर जाना। हवा में उड़ता हुआ एक सोडे का कैन आता है और सीधा एनरिन के सिर पर जोर से लगता है। बुली लीडर हाथ हिलाता है, एक मजाकिया माफी मांगता है और एक घमंडी मुस्कान के साथ पूछता है कि क्या वह ठीक है। वह इस बात से निराश है कि एनरिन चोट लगने के बाद चीखा भी नहीं। ग्रुप यह कहते हुए आगे बढ़ जाता है कि वे जिम क्लास के दौरान अपनी पुरानी जगह पर उससे मिलेंगे। अनरिन जानता है कि उसके पास वापस लड़ने के लिए वैसी बॉडी नहीं है, जबकि पास खड़ी लड़कियां बस उसकी हालत पर हंसती हैं। वह खुद से कहता है कि जब तक वह चुप रहेगा वे कैंपस में ज्यादा आगे नहीं बढ़ेंगे। वह सोचता है कि अगर वह 2 साल और ये सब सह ले तो वह हमेशा के लिए इनसे मुक्त हो जाएगा। वह लॉकर रूम की ओर बढ़ता है। कमरे में एक तेज कड़कड़ाहट गूंजती है, क्योंकि उसका चश्मा उसके चेहरे से गिर जाता है। एक भारी थप्पड़ उसे झकझोर कर रख देता है। बुली लीडर उसके ऊपर खड़ा है और उसे बार बार मार रहा है, जबकि उसके दोस्त बस पीछे बैठकर देख रहे हैं। वह लड़का शिकायत करता है कि उसका हाथ दर्द करने लगा है, क्योंकि अनरिन कोई आवाज ही नहीं निकाल रहा है। अनरिन जमीन पर पड़ा सांस लेने के लिए तड़प रहा है। तभी एक जूता उड़ता हुआ आता है। पेट पर एक बेरहम लात अनरिन को लॉकर्स के सामने दे मारती है। वह दोहरा हो जाता है, थूक खांसता है और अपने चोटिल चेहरे को पकड़ लेता है। बुली लीडर इस बात से संतुष्ट है कि आखिरकार उसने अनरिन से एक रिएक्शन निकाल ही लिया। वह स्वीकार करता है कि उसने सिर्फ इसलिए दोस्ती करने की कोशिश की थी क्योंकि अनरिन के पिता एक शक्तिशाली CEO हैं। चूंकि उनके परिवार एक साथ व्यापार करते हैं, इसलिए उसने सोचा था कि वे एक अच्छी जोड़ी बनेंगे। लेकिन जब उसने अनरिन को बाहर आने का न्योता दिया तो उसे मना कर दिया गया। वह अनरिन को बालों से पकड़ता है और उसका सिर पीछे की ओर खींचता है और घूमने के बजाय पढ़ाई को चुनने के लिए उसका मजाक उड़ाता है। वह एक सिगरेट जलाता है और अनरेन से कहता है कि अब खेलने का समय हो गया है। वह जलती हुई सिगरेट को अनरेन के खुले मुंह में ठूंस देता है। अनरेन बस खुद से कहता रहता है कि वह 2 साल और जिंदा रह सकता है। जब राख उसके मुंह में भर जाती है तो वह खांसने लगता है। बुली लीडर उसे चेतावनी देता है कि चूंकि उसके पिता स्कूल बोर्ड में हैं, इसलिए प्रिंसिपल भी उसकी मदद नहीं कर सकते। वह मांग करता है कि एनरेन अपने घुटनों पर ही रहे। बुली आराम से आसपास खड़े होकर सिगरेट पी रहे हैं, जबकि वह जमीन पर कांप रहा है। एनरेन को अब शिक्षकों की निष्क्रियता की परवाह नहीं है। ये उसके अपने परिवार की बेरुखी है जो वास्तव में दुख देती है। जब उसे अपने पिता के शब्द याद आते हैं तो उसके चेहरे पर खून के साथ आंसू मिल जाते हैं। उसके पिता ने उससे कहा था कि अगर वह उनका बेटा बनना चाहता है तो उसे रोना बंद करना होगा और 2 गुना जोर से वापस मारना होगा। एनरेन के पिता उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहते हैं कि बेहतर होगा कि वह फिर कभी स्कूल ट्रांसफर करने का जिक्र न करे। फैमिली मैंशन में स्टाफ बताता है कि मालिक आज रात घर पर ही खाना खाएंगे। लड़के के लिए यह एक भयानक विचार है। वापस स्कूल में ड्राइवर वांग एनरेन को देखता है और उसे पुकारता है। एनरेन की हालत खराब है, उसके चेहरे पर चोट के निशान हैं और उसका चश्मा बीच से टूट गया है। ड्राइवर को डर है कि अगर मालिक ने अपने बेटे को फिर से एक शिकार की तरह देखा तो वह अपना आपा खो देंगे। अपने पिता या ड्राइवर से सामना न करने की इच्छा से एनरेन जितनी तेज हो सके भागने लगता है। वह सड़कों पर दौड़ता है, लेकिन एक परिचित लाल मोटरसाइकिल ठीक पास से गुजरती है। मोटरसाइकिल अचानक रुक जाती है क्योंकि एनरेन की आकृति धीरे धीरे गली में मुड़ती है। राइडर एक काले हेलमेट के पीछे से उसे देखता है। एक भारी जूता डामर पर पड़ता है। ड्राइवर वांग पास में ही पागलों की तरह ढूंढ रहा है। उसे डर है कि अगर वह अकेला घर लौटा तो उसकी नौकरी चली जाएगी। एनरेन एक अंधेरे कोने में छिपा है और उस एलीट स्कूल को कोस रहा है जो बिगड़े हुए बच्चों से भरा है, जहां जाने के लिए वह मजबूर है। वह फैसला करता है कि घर से भागने पर शायद उसके कठोर पिता से कोई रिएक्शन मिल जाए। वह रात बिताने के लिए किसी जगह की तलाश में गंदी सड़कों पर भटकता है। जब वह गली में लाल मोटरसाइकिल को उसका इंतजार करते देखता है तो उसके कदम रुक जाते हैं। राइडर अपना हेलमेट हटाता है और अपना चेहरा दिखाता है। एनरेन की आंखें डर से फटी की फटी रह जाती हैं। ये वही बुली लीडर है। वह एक शिकारी मुस्कान के साथ उसका मजाक उड़ाता है और पूछता है कि क्या उसे घर जाने के लिए लिफ्ट चाहिए। एनरेन बात करने के लिए वहां नहीं रुकता। वह मुड़ता है और उल्टी दिशा में भागने लगता है। वह अपनी जान बचाने के लिए दौड़ रहा है। उसका दिल उसकी पसलियों पर धड़क रहा है। वह जानता है कि अगर वह कैंपस से बाहर पकड़ा गया
जहां कोई गवाह नहीं है तो वह पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। उसे आगे एक गार्ड रेल दिखाई देती है और भागने का एक रास्ता दिखता है। वह सोचता है कि अगर वह किनारे से कूद जाए तो मोटरसाइकिल उसका पीछा नहीं कर पाएगी। हताशा के साथ वह रेलिंग के ऊपर से कूद जाता है। वह 1 सेकंड के लिए हवा में लटकता है और प्रार्थना करता है कि गिरावट ज्यादा गहरी ना हो। वह दूसरी तरफ घास पर गिरता है और तुरंत ढलान से नीचे लुढ़कने लगता है। नियंत्रण खोने के कारण वह चिल्लाते हुए पहाड़ी से नीचे लुढ़क जाता है। उसका बैकपैक फट जाता है और ऊंची घास में गिर जाता है। एनरिन मिट्टी में मुंह के बल गिरता है, पूरी तरह से पस्त और टूटा हुआ। वह खुद को ऊपर उठाने की कोशिश करता है, लेकिन उसका शरीर दर्द से चिल्ला रहा है। तभी उसे नजदीक आते कदमों की आवाजें सुनाई देती है। बुली लीडर पूरे तिरस्कार के साथ उसे देखते हुए उसके ऊपर खड़ा है। वह अनरिन के सिर पर अपना पैर पटकता है और उसके चेहरे को सड़क पर रगड़ देता है। वह हंसते हुए अनरिन से कहता है कि दोबारा उसका अनादर करने के लिए वह अब खत्म है। वह लड़का उससे कहता है कि वह उठ जाए और वहीं सड़क पर अपने सारे कपड़े उतार दे। वह क्लास ग्रुप चैट में पोस्ट करने के लिए एक फोटो लेना चाहता है ताकि उसे हमेशा के लिए नीचा दिखाया जा सके। एनरिन का दिमाग टूटने लगता है। बस 2 साल और, इन साइको लोगों के लिए पंचिंग बैग बनने के 2 साल और। इस सब को और सहने के विचार ने आखिरकार उसे तोड़ दिया। वह अपनी बची हुई पूरी ताकत से चीखता है, नहीं। वह किसी छिपे हुए कोने में मार खाते रहना स्वीकार नहीं कर सकता था। अपनी बची हुई आखिरी ताकत के साथ एनरिन ने अपना सब कुछ लगा दिया और वापस लड़ाई लड़ी। लड़के की अप्रत्याशित प्रतिक्रिया से बुली लड़खड़ा जाता है और अपना संतुलन खो देता है। बुली जमीन पर जोर से गिरता है। उसके ऊपर अनरिन का शरीर अपनी ही अचानक की गई हरकत से हिंसक रूप से कांपने से खुद को नहीं रोक पाता। बिना कुछ और सोचे युवक मुड़ता है और भागना जारी रखता है, जबकि अनरिन खुद को घसीटते हुए ले जा रहा है। बुली उसका मजाक उड़ाता है और निराश होता है कि वह अभी भी एक रीढ़हीन डरपोक है। एक कोने में धकेले जाने पर अनरिन की उंगलियां एक नुकीले पत्थर से टकराती हैं। वह खुद से कहता है कि बिना लड़ाई के अनुभव के भी वह अपने साथी छात्र का सामना कर सकता है। वह अपनी जगह पर टिक जाता है और अपने हाथ में मौजूद उस हथियार पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए उस गुंडे की तरफ देखता है। उसका मानना है कि जब तक उसके पास घुमाने के लिए कुछ है तब तक वह पूरी तरह से लाचार नहीं है। भारी सांसें लेते हुए अनरिन अपने सताने वाले को घूरता है। इसके खिलाफ मेरे पास वास्तव में जीतने का एक मौका है, वह अचानक जगी उम्मीद से भरकर सोचता है। बुली लीडर की मुस्कान और भी चौड़ी हो जाती है। उसे लड़के का यह अचानक दिखाया गया साहस घटिया और मनोरंजक लगता है। आओ सीधा मेरे सिर पर निशाना लगाओ। वह उस डरपोक को वास्तव में मारने की कोशिश करने की चुनौती देता है। अपने टूटे हुए चश्मे के पीछे अपने दांत भींचते हुए एनरिन अपनी बची हुई पूरी ताकत से हमला करने की तैयारी करता है। एक हताश चीख के साथ वह आगे बढ़ता है। आखिरकार बुली लीडर को कीमत चुकाने के लिए दृढ़ संकल्पित। वह अपनी पूरी ताकत से भारी पत्थर को घुमाता है और अपना पूरा वजन उस वार में लगा देता है। लेकिन बुली लीडर जितना दिखता है उससे कहीं ज्यादा कुशल है। बहुत धीमे वह उस अनाड़ी हमले की आसानी से भविष्यवाणी करते हुए ताना मारता है। वह अनरिन के पेट में एक बेरहम पंच मारता है जिससे वह तुरंत दोहरा हो जाता है और उसकी सांसें थम जाती हैं। अनरिन की सांसें रुक जाती हैं। उसकी छाती से हवा एक दर्दनाक गति से बाहर निकलती है। उसकी दुनिया घूमने लगती है। थूक और आंसू उसके चेहरे पर चुभते हैं क्योंकि उसे उनके बीच ताकत के भयानक अंतर का एहसास होता है। एक शक्तिशाली वार उसे सड़क पर फेंक देता है। उसका चश्मा उसके चेहरे से उड़कर मिट्टी में फिसल जाता है। वह सड़क के किनारे गिर पड़ता है, पूरी तरह से टूट चुका है और हिलने की ताकत भी नहीं जुटा पा रहा है। बुली लीडर पास आता है और यह सोचकर उसका मजाक उड़ाता है कि उसके जैसे 10 डरपोक भी कॉम्बैट क्लब के किसी सदस्य का मुकाबला कर सकते हैं। अनरिन धुंधली उम्मीद के साथ ऊपर देखता है। आखिरकार यह समझ जाता है कि उसे सताने वाला एक कुख्यात बॉक्सिंग क्लब का सदस्य है। उसे एहसास होता है कि वह खत्म हो चुका है। उसके दिमाग में एक काला विचार आता है, यह वास्तव में उसका अंत हो सकता है अगर मैं मर गया। वह सोचता है उसकी आवाज साथ नहीं दे रही। बुली लीडर उसके ऊपर खड़ा है। वह देखता है कि यहाँ कोई कैमरा नहीं है, इसलिए किसी को कभी पता नहीं चलेगा कि उसने लड़के को पीट पीट कर मार डाला। वह एनरिन के सिर पर एक अंतिम कुचलने वाली लात मारने की तैयारी करते हुए अपना भारी जूता ऊपर उठाता है। वह वार भयानक ताकत से नीचे आता है जिसका इरादा लड़के को एक ही बार में खत्म करने का है। लेकिन जैसे ही वार लगने वाला होता है बुली लीडर को एक अचानक हलचल का एहसास होता है और वह मुड़ने लगता है। उसकी आंखें सदमे से चौड़ी हो जाती हैं क्योंकि उस पर एक साया पड़ता है। किसी भी छात्र की सामान्य गति से कहीं तेज एक नकाबपोश अजनबी कहीं से आ जाता है और बुली लीडर के चेहरे पर सीधे एक बिजली जैसी तेज लात मारता है। हाँ, वह आकृति जश्न मनाती है। यह हस्तक्षेप अचानक और हिंसक है जिससे बुली पूरी तरह से सतर्क हो जाता है और घूम जाता है। बुली लीडर जमीन पर गिर पड़ता है। उसकी नाक से खून बह रहा है क्योंकि वह अपना संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा है। वह गुस्से में दहाड़ता है और जानना चाहता है कि किसने उसके मजे में खलल डालने की हिम्मत की। वह नकाबपोश अजनबी को एक शिकारी की चपलता के साथ अपनी ओर बढ़ते हुए देखता है, ये महसूस करते हुए कि यह कोई आम छात्र नहीं है। वह जल्दी से एक डिफेंसिव बॉक्सिंग स्टैंस में आ जाता है और वापस वार करने का फैसला करता है। वह अजनबी की अनियमित बिजली जैसी तेज हरकतों का अनुमान लगाने की कोशिश करते हुए गहराई से ध्यान केंद्रित करता है। नकाबपोश आकृति अचानक हवा में कूदती है, एक ऐसी ऊंचाई पर पहुंचती है जो एक सामान्य इंसान के लिए असंभव लगती है। वह पूरी तरह से खुला है। बुली लीडर हवा में मौजूद निशाने पर एक भारी पंच मारते हुए सोचता है, लेकिन अजनबी और भी तेज है। हवा में ही अपने शरीर को मोड़कर उस पंच को आसानी से लात मारकर दूर कर देता है। एक चप्पल पहना हुआ भारी पैर हड्डी तोड़ देने वाली ताकत के साथ बुली लीडर के चेहरे पर लगता है। नकाबपोश आकृति
एक विनाशकारी घूमती हुई लात के साथ हमला जारी रखती है, जिससे बुली पूरी तरह से चक्कर खा जाता है। वह नीचे उतरता है और एक पीस साइन दिखाता है और अपने परफेक्ट 2 हिट कॉम्बो के बारे में ऐसे चहकता है जैसे वह कोई गेम खेल रहा हो। बिना किसी स्पष्टीकरण के वह नीचे झुकता है और अनरेन की बांह पकड़ता है, उसे मिट्टी से ऊपर खींचता है। अजनबी उस बेसुध लड़के को अपने कंधे पर उठाता है और तेजी से भाग जाता है और अविश्वसनीय गति से शाम के अंधेरे में गायब हो जाता है। पीछे धूल में छूटा बुली लीडर बैठने के लिए संघर्ष करता है। यह सोचकर हैरान है कि अनरेन के पास इतना शक्तिशाली बैकअप था। उसका चेहरा खून और गुस्से से भर जाता है और वह कसम खाता है कि जब वे कल स्कूल में मिलेंगे तो वह अनरेन से और भी ज्यादा कीमत वसूल करेगा। दृश्य रात में एक बड़ी शांत औद्योगिक इमारत में बदल जाता है। ढलते आसमान के सामने वेयरहाउस की परछाई दिख रही है। अंधेरे वेयरहाउस के अंदर गहरे में अनरेन ठंडे फर्श पर बैठा है। पिटाई से उसका सिर घूम रहा है। वह अपने रहस्यमयी रक्षक की ओर देखता है। उसकी आवाज कांप रही है क्योंकि वह पूछता है कि वे कौन हैं और उन्होंने उसकी मदद क्यों की। अजनबी लापरवाही से एक बिखरे हुए काले विग को खींच कर निकालता है, जिससे पता चलता है कि उसने सिर्फ एक भेष धारण किया हुआ था। वह बताता है कि वह बस वहां से गुजर रहा था और उसने वे फैंसी प्राइवेट स्कूल की यूनिफॉर्म्स देखी और मान लिया कि अनरेन के पास खर्च करने के लिए बहुत सारे पॉकेट मनी होंगे। हुड के रूप में इस्तेमाल किए गए प्लास्टिक बैग को एक तरफ फेंकते हुए अजनबी जिन यानशेंग एक तीखी शिकारी मुस्कान के साथ अपने प्राकृतिक नुकीले सुनहरे बालों को उजागर करता है। वह सीधे तौर पर सुझाव देता है कि चूंकि उसने अभी अभी अनरेन की जान बचाई है, इसलिए आभार के रूप में लगभग 300 से 500 यूएन देना पूरी तरह से सही है। अनरेन स्तब्ध सन्नाटे में घूरता है। उसकी आंखें अजनबी के चेहरे पर टिकी हैं। उसने दूसरे आदमी के चेहरे में कुछ गहराई से परेशान करने वाली बात देखी, एक ऐसा एहसास जो उसे निशब्द कर देता है। अनरेन छोटिल और लहूलुहान ये विश्वास नहीं कर पा रहा है कि वह क्या देख रहा है। पास से देखने पर अलग बालों और रवैये के बावजूद समानता से इनकार नहीं किया जा सकता। जिन यन शेंग को वापस घूरते हुए अनरेन एक भयानक और उलझाने वाले एहसास से हैरान है। अजनबी बिल्कुल उसकी तरह दिखता है। वह सोच में पड़ जाता है कि इस इंसान का चेहरा उसके जैसा क्यों है। उस गंदे वेयरहाउस से दूर डचुआन शहर रात के आसमान के नीचे चमक रहा है। सिल्ला राज्य दुनिया भर के शीर्ष देशों में गिना जाता है और इसकी राजधानी अपनी आधुनिक समृद्धि के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। फिर भी इस हलचल भरे महानगर के भीतर एक और दुनिया बसती है, ज्यूजियांग डिस्ट्रिक्ट, जिसे राज्य द्वारा छोड़ दिया गया है और भुला दिया गया है, जिसे डाचुआन सिटी का कबाड़खाना भी कहा जाता है। ये एक कानून विहीन इलाका है जहां शहर की रोशनी नहीं पहुंचती। यहाँ की सड़कें जर्जर हैं और व्यवस्था बनाए रखने के लिए एक भी सिक्योरिटी कैमरा या पुलिस अधिकारी नजर नहीं आता। नतीजतन ये जिला अपराध का एक कुख्यात गढ़ बन गया है। अफवाहें ज्यूजियांग में एक ऐसे युवक की कहानी बताती हैं जो बुराई को सजा देता है और अच्छाई को बढ़ावा देता है, जिसे कुछ लोग सड़कों का हीरो मानते हैं। गलियारों में चर्चा है कि वह अकेला ही 100 लोगों का सामना कर सकता है। एक बार जब वह किसी निशाने पर नजर टिका लेता है तो उसे कभी नहीं छोड़ता। एक पागल जानवर की तरह अथक और खूंखार। इस पहचान ने उसे एक भयानक नाम दिया है, मैड डॉग। एक शांत सड़क पर एक छोटा पिल्ला एक आवारा बिल्ली पर भौंकता है जो इस इलाके की कठोर सच्चाई से थोड़ा ध्यान भटकाता है। श्रीमान, क्या आपने कभी इस बंदे के बारे में सुना भी है या नहीं? एक आवाज जोर से सोचती है। बिल्ली और कुत्ता एक दूसरे को घूरते हैं, जो कबाड़खाने की क्षेत्रीय प्रकृति का एक छोटा सा रूप है। दृश्य ज्यूजियांग के दिल में स्थित एक साधारण दुकान ओल्ड जिन्स ऑटो रिपेयर के प्रवेश द्वार पर बदल जाता है। एक युवक बताता है कि वह खास तौर पर मैड डॉग का चमचा बनने के लिए यहां आया था। दुकान के बाहर स्कूल यूनिफॉर्म में एक गठा हुआ युवक सॉकर बुली बेसब्री से खड़ा है। वह अंदर मौजूद मैकेनिक को आवाज देता है। उसका लहजा घमंडी और मांग भरा है। ओल्ड माँ, डेनिम ओवरोनेल और पीली टोपी पहने एक बड़े दाढ़ी वाले आदमी मोटरसाइकिल पर काम पूरा करते हैं। वे अपने हाथ पोंछते हैं और रूखेपन से कहते हैं कि मरम्मत पूरी हो गई है और बिल 700 है। सॉकर बोली गुस्से में भड़क उठता है। कीमत देखकर हैरान रह जाता है। वह बहस करता है कि एक साधारण टायर पैच की कीमत ज्यादा से ज्यादा 70 होनी चाहिए और ओल्ड माँ पर धोखाधड़ी की दुकान चलाने का आरोप लगाता है। ओल्ड माँ इस गुस्से से जरा भी नहीं डिगते। वे एक कठोर अभिव्यक्ति के साथ वापस घूरते हैं और शांत भाव से लड़के से कहते हैं कि अगर वह ऐसा सोचता है तो वह बस 70 दे सकता है। सॉकर बोली चिल्लाना जारी रखता है, ये महसूस करते हुए कि दुकान लोगों के दिखने के आधार पर उनका शोषण करती है। वह इस बात से बेखबर है कि वह किस खतरे में है। अचानक हाथों पर फूलों के टैटू वाला एक विशाल गठीला आदमी उस लड़के के ऊपर पहाड़ की तरह मंडराने लगता है। सॉकर बुली का घमंड तुरंत गायब हो जाता है क्योंकि वह अंकल जिनको घबराकर नमस्ते करता है। वह भीमकाय आदमी एक शांत डरावनी निगाह से नीचे देखता है। उसकी महज मौजूदगी ही बुली की किसी भी आगे की बहस को शांत कर देने के लिए काफी है। सॉकर बुली पीला पड़ जाता है। उसके चेहरे से पसीने की बूंदें ढलकने लगती हैं। इतने जबरदस्त प्रभाव के सामने वह पूरी तरह से अपना आपा खो देता है। बुरी तरह हिल चुका लड़का
जल्दी से अपने फोन से पैसे ट्रांसफर करता है। वह हकलाते हुए कहता है कि वह बस अपनी बाइक लेगा और चला जाएगा, दुकान से भागने के लिए बेताब। मकान के अंदर ओल्ड माँ उस टैटू वाले आदमी से बाइक को अंदर लाने के लिए कहते हैं। फिर वे बाहर सड़क की ओर देखते हैं और जोर से सोचते हैं कि सिर्फ एक ही व्यक्ति क्यों वापस आया है और वह कहां हो सकता है। ओल्ड माँ बताते हैं कि उनका लड़का कुछ त्वरित अतिरिक्त नकदी कमाने बाहर गया था। इस बीच जैसे ही एक गाड़ियों का काफिला तेजी से गुजरता है, हेडलाइट्स सूर्यास्त के अंधेरे को चीर देती हैं। बाइकर गैंग इलेक्ट्रिक स्कूटरों पर कबाड़ खाने की सड़कों से गुजर रही है। गेल गैंग का लीडर यकीन नहीं कर पा रहा है। वे मोटर्स पर हैं और फिर भी पैदल भाग रहे बंदे को नहीं पकड़ पा रहे हैं। उनका निशाना बस एक लड़का है जो उनके आगे किसी एथलीट की तरह दौड़ रहा है। ये जिनयान शेंग है और वह वास्तव में इस पीछा किए जाने का मजा ले रहा है। वह अपने नुकीले दांत दिखाते हुए एक त्वरित मुस्कान बिखेरता है। उसने उन्हें ठीक वहीं रखा है जहां वह चाहता है। वह पूरे समूह को पत्थर की सीढ़ियों की एक विशाल उड़ान की ओर ले जाता है। लीडर तेजी से आगे बढ़ता है, उस लड़के को भागने न देने के लिए प्रतिबद्ध। वह पौराणिक मैड डॉग को पकड़ने के लिए पूरी तरह डटा हुआ है। जिन शीर्ष पर पहुंचता है और उन्हें चिढ़ाने के लिए रुक जाता है। एक परित्यक्त निर्माण स्थल में गायब होते हुए वह उन्हें पीछा जारी रखने के लिए उकसाता है। एक बार सुरक्षित रूप से अंदर पहुंचने के बाद वह अपनी गति धीमी कर लेता है। गैंग को एहसास होता है कि उनके स्कूटर अब आगे नहीं जा सकते, इसलिए वे उन्हें छोड़ देते हैं और सीढ़ियों पर चढ़ जाते हैं। जिन रेत में अपने पैर मजबूती से जमा लेता है। शीर्ष पर इंतजार करते हुए वह 24 लोगों की भीड़ का सामना करने के लिए मुड़ता है। वह स्वीकार करता है कि भागने का पूरा नाटक सिर्फ एक चारा था। जाल बिछ चुका है। उसने उन्हें उनके स्कूटर से दूर खींच लिया ताकि एक बार लड़ाई शुरू होने के बाद उनके पास भागने का कोई मौका न रहे। लीडर गुस्से में लाल है। उसने एक ऐसे आदमी की कहानियां सुनी हैं जो 100 लोगों से लड़ सकता है, लेकिन वह इस पर विश्वास नहीं करता। वह अपने आदमियों को उस पर हमला करने का आदेश देता है और दिखाता है कि गेल गैंग किस चीज से बनी है। जिन बिल्कुल बेपरवाह दिखते हुए एक लाल डंडा निकालता है। भीड़ अपने फेफड़ों की पूरी ताकत से चिल्लाते हुए आगे बढ़ती है। जब पहले कुछ लोग उस तक पहुंचते हैं तो वह झिझकता भी नहीं है। एक घुमावदार वार और लोग पहले ही धूल चाटने लगते हैं। यह पूरी तरह से एक तरफा नरसंहार है। जिन इसे एक ऊंची लात के साथ समाप्त करता है जो सीधे लीडर के जबड़े पर लगती है। वह उनका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि वे अफवाहों की तुलना में बहुत कमजोर हैं। पूरी गैंग जमीन पर दर्द से कराह रही है और तड़प रही है। थकी हुई सांसें ही गैंग के आत्मविश्वास की इकलौती बची हुई चीज है। लीडर डर से ऊपर देखता है क्योंकि जिन डंडे को सीधे उसके माथे पर तान देता है। जिन जमीन पर पड़े टूटे फूट शरीर के समंदर के बीच खड़ा है। चुनौती की कमी से वह साफ तौर पर निराश दिखता है। वह उनसे पूछता है कि अगली बार जब वह यहां से गुजरे तो वे उसे क्या कहकर पुकारेंगे। लीडर बिना झिझक के उसे बॉस कहता है। जिन तय करता है कि उसे प्यास लगी है और माफी के तौर पर उसे पीने के लिए कुछ पैसे चाहिए। पिटने के बाद वह आदमी बुरी तरह कांप रहा है और पूरी तरह बदहवास है। जिन एक चमकदार मुस्कान बिखेरता है और 200 बक्स मांगता है। उनके लिए रकम को थोड़ा घटा देता है। अगली ही बात जो आपको पता चलती है वह यह कि उसके हाथ में दूध की एक ताजा बोतल है। वहां से जाते हुए आज आसानी से कुछ पैसे कमाने पर उसे काफी अच्छा महसूस हो रहा है। पास की लंबी घास में अचानक हुई एक सरसराहट उसका ध्यान खींचती है। एक छोटा सा पपी अपना सिर बाहर निकालता है और हल्की सी आवाज निकालता है। जिन अपनी हथेली में थोड़ा सा दूध उड़ेलता है। पपी बड़ी उम्मीद भरी आंखों से उसकी ओर देखता है। यहां तक कि इस सिर फिरे कुत्ते के दिल में भी एक आवारा जानवर के लिए नरम कोना है। ज्यूजांग डिस्ट्रिक्ट की सीमा पर जिंदगी एक निरंतर संघर्ष है। जिन यानशांग शहर की ऊंची इमारतों को देखता है। ये दुनिया उस गंदगी से बिल्कुल अलग है जिसे वह अपना घर कहता है। बूढ़े माँ के पैर के इलाज के लिए पर्याप्त पैसे बचाना ही उसका एकमात्र लक्ष्य है। अचानक एक दर्दनाक चीख शाम की शांत हवा को चीर देती है। सड़क के आगे वह एचटी यूनिवर्सिटी की एलीट यूनिफॉर्म पहने एक लड़के को देखता है। उसके चेहरे पर एक मुस्कान फैल जाती है। शहर के इस हिस्से में अमीर बच्चों का मतलब आमतौर पर आसान पैसा होता है। वह मन ही मन हंसता है यह सोचकर कि उसकी लॉटरी लगने वाली है, लेकिन जैसे ही वह पास पहुंचता है उसके चेहरे का भाव गहरे झटके में बदल जाता है। उसके सामने एक ऐसा लड़का खड़ा है जो बिल्कुल उसी की तरह दिखता है। यह बिल्कुल आईने में देखने जैसा है। वह यह सुनिश्चित करने के लिए कि कहीं उसे मतिभ्रम तो नहीं हो रहा, लड़के के गाल खींचने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है। ये अजीब से भी बहुत परे है। ये व्यावहारिक रूप से असंभव है। लहूलुहान और अधमरा आर्यन बस स्तब्ध सन्नाटे में उसे घूरता रहता है। जिन अपना सिर सहलाते हुए ये समझने की कोशिश करता है कि उसका हमशक्ल ठीक उसके सामने बैठा है। एन को देखकर लगता है जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। दोनों बस एक दूसरे को अविश्वास की स्थिति में देखते रह जाते हैं। आखिरकार अपनी आवाज पाते हुए आनीन पूछता है कि क्या जिन उसका बचपन में खोया हुआ बड़ा भाई हो सकता है। ये सवाल जिन को अचंभित कर देता है और उसका दिमाग अतीत की यादों में दौड़ने लगता है। उसे याद आता है कि सालों पहले बूढ़े माँ ने उसे सच बताया था कि वह उसका असली बाप नहीं है और उसने उसे सड़क पर
लावारिस पाया था। बूढ़े आदमी ने उसे चेतावनी दी थी कि जब तक वह बड़ा ना हो जाए तब तक जीव जंग में ही छिपा रहे। जिन हमेशा उस राज के साथ जिया था, उसने कभी अपने जैसा दूसरा चेहरा देखने की उम्मीद नहीं की थी। उस समय उसे अपने असली माता पिता की परवाह नहीं थी, क्योंकि बूढ़ा माँ ही अकेला पिता था जिसे वह जानता था। हकीकत में लौटते हुए वह लड़के को नजरअंदाज करता है और जाने के लिए मुड़ता है। एन हताशा में उसके पीछे चिल्लाता है और एक जुड़वा भाई का जिक्र करता है जिसकी कथित तौर पर अस्पताल की आग में मौत हो गई थी। जिन के कदम वहीं रुक जाते हैं क्योंकि सारे विवरण बहुत ही सटीक बैठने लगते हैं। एन को पूरा यकीन हो जाता है, एक ही उम्र, एक ही चेहरा, कोई रास्ता ही नहीं है कि वे आपस में जुड़े हुए न हो। पीछे मुड़कर देखते हुए जिनका रुख ठंडा ही रहता है, भले ही यह सच हो। अब उसकी अपनी जिंदगी और अपना परिवार है। वह एनरिन से कहता है कि बस घर जाए और यही नाटक करता रहे कि उसका भाई उस आग में मर गया था। वह अकेले ही ठीक ठाक काम चला रहा है और उसे अपनी जिंदगी बर्बाद करने के लिए किसी ऊंचे समाज के ड्रामे की जरूरत नहीं है। एन अपने दांत पीसता है, उसके होंठ से खून टपक रहा है क्योंकि उसे याद आता है कि वह यहाँ क्यों आया था। उसके कठोर हुक्म चलाने वाले पिता और परिवार की दम घोंटने वाली उम्मीदों के विचार उसके दिमाग में भर जाते हैं। उसे अपनी माँ याद आती है जो अस्पताल में फंसी है और उसकी मदद करने में असमर्थ है। उसके लिए एक शिकार बनकर उस घर में वापस जाने से बेहतर कुछ भी है। जिन उसे बड़बड़ाते हुए देखता है और पूछता है कि वह आखिर क्या बकवास कर रहा है। एन पूछता है कि क्या वह एक अच्छा फाइटर है और जिन दावा करता है कि वह बिना पसीना बहाए 100 लोगों से निपट सकता है। तभी एनिन अपना फोन निकालता है और कई जीरो वाला बैंक बैलेंस दिखाता है, 1 मिलियन युआन। वह नंबर जाइन को एक बार फिर वहीं रोक देता है। उसकी आंखें लगभग सितारों की तरह चमकने लगती हैं क्योंकि वह सोचता है कि क्या अमीर बच्चों को जेब खर्च के लिए वाकई इतने पैसे मिलते हैं। वह जोर जोर से जीरो गिनना शुरू कर देता है। इतने सारे पैसों को देखकर उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है। अचानक उसे इस बात में बहुत ज्यादा दिलचस्पी हो जाती है कि इस भाई को क्या कहना है। आर्यन डाउन पेमेंट के रूप में 1 लाख की पेशकश करता है, लेकिन जिन उसे कहता है कि जब तक काम पूरा ना हो जाए इसे अपने पास ही रखे। जिनको लगता है कि एक छोटे से काम के लिए पूरा 1 मिलियन लेना पूरी तरह से धोखा जैसा लगता है, लेकिन अनरिन बिल्कुल गंभीर है। वह पूरी तरह से अदला बदली चाहता है और वह जानता है कि इसे अंजाम देने में महीनों लगेंगे। ANHT यूनिवर्सिटी की कड़वी सच्चाई बताना शुरू करता है, एक ऐसी जगह जहां अमीर और ताकतवर लोगों का दबदबा है। वह चेतावनी देता है कि छात्रों का पदानुक्रम बहुत जटिल है और इसमें बाहरी गैंगों से संबंध भी शामिल है। अपने होंठ पर जमा खून के साथ वह इस बात पर जोर देता है कि अगर जैन ने सावधानी नहीं बरती तो उसकी जान खतरे में पड़ सकती है। जिन यान बस जोर से हंस पड़ता है, इस धमकी से पूरी तरह बेपरवाह। अपने हमशक्ल की उलझन को देखते हुए जाइन स्वीकार करता है कि उसे इस ड्रामे का पूरा गणित समझ नहीं आ रहा, लेकिन 1 मिलियन युआन का इनाम उसके लिए काफी है। वह डींग मारता है कि वह तो किसी भूत को भी पीट पीट कर वश में कर सकता है, इसलिए कुछ अमीर बच्चे उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं होने चाहिए। एन उसे चेतावनी देता है कि अगर मामला ज्यादा गंभीर हो गया तो खुली लड़ाई सीधे निष्कासन का टिकट है। इस अदला बदली के लिए उसकी एकमात्र शर्त यह है कि जिन अपना रिकॉर्ड साफ रखे और किसी भी अनुशासनात्मक कार्रवाई से बचे। जिन घमंड भरी मुस्कान के साथ पीछे झुकते हुए ताना मारता है। वह सिर्फ झगड़ा करके ही कबाड़ खाने में जिंदा नहीं बचा है, उसके पास जिंदा रहने के अपने तरीके हैं और उनमें हमेशा उसकी मुट्ठियों का इस्तेमाल शामिल नहीं होता। एन उसे देखता है, उसे अभी भी थोड़ा शक है कि क्या यह सिर्फ हिरा कुत्ता सच में एक शिष्ट छात्र बनने का नाटक कर पाएगा। वह अपना नाम धीरे से दोहराता है जैसे जिन को उसकी नई जिंदगी का पहला पाठ पढ़ा रहा हो। फिस्ट बम्प के साथ सौदा पक्का हो जाता है। जिन आधिकारिक तौर पर यह काम हाथ में ले रहा है। हालांकि जिन के चेहरे पर चिंता की एक लकीर दौड़ जाती है क्योंकि उसे एक महत्वपूर्ण बात याद आती है। उसे ओल्ड माँ की सख्त चेतावनी याद आती है, अगर वह 20 साल का होने से पहले ज्यूजांग डिस्ट्रिक्ट छोड़ता है तो वह कभी वापस नहीं आ सकता। वह घबरा जाता है यह समझकर कि सीमा के बाहर किसी फैंसी यूनिवर्सिटी में जाना उस नियम का उल्लंघन है, लेकिन उसके दिमाग में एक नई योजना बनती है। अगर वे ऐसा करने जा रहे हैं तो उन्हें पूरी तरह से अदला बदली करनी होगी। जिन सुझाव देता है कि अनिन इस डिस्ट्रिक्ट में ही रहे और अपनी जिंदगी जी, जबकि जिन बाहर स्कूल में रहेगा। अंधेरे धूल भरे वेयरहाउस के बीच खड़े होकर अनिन अपने ऊपर अनिश्चितता की एक लहर महसूस करता है। वह उस जर्जर जगह को चारों ओर देखता है जो उस विलासिता से बहुत दूर है जिसका वह आदी रहा है। दीवारें पुराने खून से सनी हुई हैं जो कबाड़ खाने की हिंसा की एक खौफनाक गवाही है। इस्तेमाल की हुई सिरिंज फर्श पर बिखरी पड़ी है जो उस जिंदगी की एक भयानक तस्वीर पेश करती है जिसे जिन पीछे छोड़ रहा है। जिन उसे दिलासा देते हुए उसके कंधे पर हाथ रखता है और वादा करता है कि बॉस होने के नाते वह किसी से भी सुरक्षित रहेगा जो उससे उलझने की हिम्मत करेगा। वह उसे शांत रहने को कहता है और उसे ठहरने के लिए वेयरहाउस के अंदर ले जाता है। एन बुरी तरह थका हुआ और पिटा हुआ है। पहले लगी मार के बाद उसका शरीर बमुश्किल संभल पा रहा है। वह अचानक दर्द की चीख के साथ लड़खड़ाता है और जमीन पर गिर पड़ता है। जिन भागकर उसके पास जाता है ये पूछते हुए कि क्या हुआ। वह अनरिन के पैर को देखता है जो सूज गया है और जिस पर एक गहरा बुरा खरोंच का निशान है। चोट की जांच करते हुए जिन को एहसास होता है कि यह संभवतः एक हेयरलाइन फ्रैक्चर है जिसे 1 या 2 महीने के आराम की जरूरत होगी। उसे एहसास होता है कि इससे असल में
उनकी योजना और आसान हो जाती है एंड बस बिस्तर पर पड़ा रह सकता है और ओल्ड माँ को जरा भी शक नहीं होगा। अनिन हिचकिचाता है और पूछता है कि क्या उसे सूजन के लिए अस्पताल जाना चाहिए। जिन उससे ड्रामेबाज न बनने को कहता है और वादा करता है कि वह ध्यान रखेगा। ठीक है, शहर में ले जाने की पेशकश पहले करते हुए इस अदला बदली को कामयाब बनाने के लिए उन्हें सबसे पहले अपने हेयर स्टाइल से लेकर एक दूसरे की जिंदगी की हर एक बारीकी को आपस में मिलाना होगा। इसके तुरंत बाद एचटी यूनिवर्सिटी के डरावने लाल ईंटों वाले गेट आगे नजर आते हैं, जो अनिन की दुनिया का केंद्र है। महंगी यूनिफॉर्म पहने छात्र कैंपस में घूम रहे हैं, इस बात से पूरी तरह अनजान कि उनके बीच एक ढोंगी आ चुका है। जिन, जो अब चश्मा पहने हुए है और जिसके बाल करीने से कटे हुए हैं, अपनी टाई ठीक करता है और इस मशहूर शानदार स्कूल को देखकर हैरान होता है। वह लगभग हवा से गिरते हुए पैसों के बंडलों को देख सकता है। अपने इंतजार में मौजूद 10 लाख युआन के बारे में सोचते हुए वह एक बेवकूफाना मुस्कान के साथ उछल कूद करते हुए चलता है, जो असली अनिन की तुलना में कहीं ज्यादा ऊर्जावान लग रहा है। साए में छिपकर देखते हुए सीनियर छात्रों का एक समूह अपने पसंदीदा शिकार के आने का इंतजार कर रहा है। गुंडों का लीडर एक फुटबॉल की मांग करते हुए शिकारी मुस्कान के साथ करीब आते छात्र को घूरता है। वह अनजान जैन की तरफ इशारा करता है और अपने चमचे को सिर का निशाना साधकर जितनी हो सके उतनी जोर से किक मारने का आदेश देता है। एक फुटबॉल तेज रफ्तार से हवा को चीरती हुई आगे बढ़ती है, जिसका निशाना सीधे नए अनिन के सिर का पिछला हिस्सा है। फुटबॉल हवा में सीटी बजाती हुई जिनियन के सिर के पिछले हिस्से के करीब पहुंचती है जब वह कैंपस में चल रहा होता है। यह उस लड़के को जलील करने के नीच इरादे से मारा गया एक सीधा शॉट है, जिसे वे सीधा साधा एनिन समझ रहे हैं। हालांकि जिस जोरदार टक्कर की उन्हें उम्मीद थी वह कभी हुई ही नहीं। जैसे ही गेंद जिन के बालों के रेशों तक पहुंची, वह अपनी रफ्तार के हिसाब से तुरंत छलांग लगाता है, जिससे गेंद उसके ठीक ऊपर से निकल जाती है और अपने निशाने से पूरी तरह चूक जाती है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। जिन के हाथ जमीन पर टिकते हैं, वह लड़का हैंड स्टैंड करता है और गेंद को सीधे उसके मालिक की तरफ वापस किक मार देता है। उस मंजर को देखकर गुंडा डर के मारे हैरान रह गया। पलक झपकते ही फुटबॉल जबरदस्त ताकत के साथ वापस आती है और सीधे फुटबॉल वाले गुंडे के चेहरे पर दे मारती है। जिन जमीन पर झुकी हुई हालत में एक शानदार गुलाटी मारता है, जबकि उसका चमचा घबरा जाता है क्योंकि उनका बॉस पीठ के बल चित पड़ा हुआ था। अब उन चश्मों के पीछे इन गुंडों को क्या पता कि एक जोड़ी ठंडी और शातिर आंखें छिपी हुई हैं। बाकी बचे गुंडे अपने गिरे हुए बॉस की तरफ भागे, जबकि खुद को पूरी तरह जलील महसूस करते हुए वह गुस्से में अपने चमचों को दूर भगाता है। जिन उन्हें घूरता है, उसका निशाना तय हो चुका है। वह उस ग्रुप के लीडर को पहचान लेता है जो अनिन को परेशान करता आ रहा था। वह अपने पैरों पर खड़ा होता है और वहां से भाग निकलता है, एक अनाड़ी घबराहट का नाटक करते हुए और अपने शिकार बने लोगों से चिल्लाकर माफी मांगते हुए। गुंडों का लीडर चारों ओर देखता है, क्योंकि स्मार्टफोन उठ चुके थे। उसकी भौहें तन जाती हैं, क्योंकि वह अभी अभी हुए उस अजीब हादसे को समझने की कोशिश करता है। एक पकते हुए विवाद को महसूस करते हुए आसपास के छात्र देखने के लिए जमा हो जाते हैं। कुछ तो रिकॉर्ड करने के लिए अपने फोन भी निकाल लेते हैं। गुस्से में गुंडों के लीडर का जबड़ा सख्त हो जाता है। उसके दांत आपस में पिसते हैं, क्योंकि उसे एहसास होता है कि उसका आसान शिकार उसकी सोच से कहीं ज्यादा मुसीबत बन सकता है। वह गरजते हुए चेतावनी देता है और जिन को दफा होने के लिए कहता है। उसे निर्देश देता है कि ब्रेक के समय सबक सीखने के लिए छत पर आए। एक बार जब वह उनकी नजरों से दूर हो जाता है तो जिन का डरने वाला मुखौटा उतर जाता है और उसकी जगह एक तीखी मुस्कान आ जाती है, क्योंकि वह शिकार के खेल के लिए तैयार होता है। शहर में ढलती शाम का वक्त है। जिन यान बूढ़े जिनसे पूछता है कि अगर वे कभी अमीर हो गए तो उन्हें सबसे ज्यादा क्या चाहिए होगा। दुकान के बाहर खड़े होकर बूढ़ा आदमी कहता है कि उसे किसी चीज की जरूरत नहीं है। जिन उसकी बात पर यकीन नहीं करता। बूढ़ा जिन उससे कहता है कि बस मुसीबतें खड़ी करना बंद करे। एक साफ सुथरा स्कूल का जूता फ्रेम में दाखिल होता है। बूढ़ा मैकेनिक शक की नजरों से देखता है। वह अच्छी तरह जानता है कि जिन असल में कितना पागल कुत्ता है। वह थोड़ा हिलता है, जिससे उसके पैर की जगह लगा भारी धातु का प्रोस्थेटिक पैर दिखाई देता है। ये एक पुराना भद्दा मॉडल है। उस पैर का इलाज कराना ही इकलौती वजह है कि जिन यह अदला बदली कर रहा है। जिन अपने नुकीले दांत दिखाते हुए मुस्कुराता है। उसकी नजरें पहले से ही पैसों पर टिकी हुई हैं। बचपन में दोनों भाइयों के एक साथ दौड़ने की एक त्वरित याद कौंध जाती है। एचटी यूनिवर्सिटी में वापस वह विशाल इमारत किसी स्कूल के बजाय एक जेल जैसी दिखती है। अपने भाई अनिन के भेस में जिन गुनगुनाते हुए छत की तरफ बढ़ता है। वह पहले से ही कल्पना कर रहा है कि बूढ़ा जिन फिर से सामान्य रूप से चल रहा है। एक बार जब उसे वह 10 लाख युआन मिल जाएंगे तो वह दरवाजे के हैंडल तक पहुंचता है। अब शिकार शुरू करने का समय है। वह अपने सख्त आदमी वाले नाटक को छोड़ देता है और अपना सबसे बेकार किताबी कीड़ा वाला चेहरा बना लेता है। दरवाजा खुलता है और सामने गुंडों का लीडर ली मिंगहो और उसके गुंडे इंतजार करते हुए मिलते हैं। ली मिंगहो यह जानने की मांग करता है कि कल उसे किक किसने मारी थी और जिन को पीटने की धमकी देता है। जिन कमजोर होने का नाटक पूरी तरह से निभाता है। हकलाते हुए पूछता है कि क्या वे सिर्फ दोस्त बन सकते हैं। गुंडा बस मुस्कुरा देता है। दूसरों को सताना ही इकलौती चीज है जो स्कूल को बोरिंग होने से बचाती है। जिन पूछता है कि क्या उसे स्कूल को इस बारे में पता चलने की चिंता नहीं है। ली मिंगहाओ तंज कसता है। छत पर कोई कैमरा नहीं है और कोई किसी को बताने नहीं वाला। यह सुनकर कि वहां कोई गवाह नहीं है, जिनकी नुकीले दांतों वाली मुस्कान तुरंत वापस आ जाती है। उसकी आंखें ठंडी हो जाती हैं। अनीन का मुखौटा
आधिकारिक तौर पर उतर चुका है। चाकू या पाइप के बजाय वह एक साधारण लाल मक्खी मारने वाला स्वेटर फ्लाई स्वॉटर निकालता है। गुंडों को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। वे उसके हाथ में मौजूद खिलौने पर हंसने लगते हैं। जिन समझाता है कि उसके घूंसे बहुत खतरनाक हैं। इस तरह वह उनके साथ ज्यादा देर तक खेल सकता है। ली मिंगहाओ अपने जबड़े भींचता है, ये सोचते हुए कि जिन बस घमंडी बन रहा है। वह अपने चमचों को हमला करने का आदेश देता है। वे ये सोचते हुए आगे बढ़ते हैं कि यह बहुत आसान होगा। जैसे ही जिन हिलने की तैयारी करता है, उसका पैर घूमता है। वह उनके बीच धुंधला सा होकर गायब होता है। उनके अनाड़ी वारों से पूरी आसानी से बचता है। एक चमचा अपनी जगह पर ही रुक जाता है। उसके चेहरे पर एक चमकदार लाल जालीदार पैटर्न छप जाता है। दूसरे बंदे को भी थप्पड़ पड़ता है, जो पूरी तरह से चक्कर खाया हुआ लगता है। वे दोनों दर्द से दोहरे हो जाते हैं, यह एहसास होते हुए कि वह छोटा प्लास्टिक का स्वेटर नर्क की तरह चुभता है। ली मिन्हाओ देखता है, उसका घमंडी रवैया जल्दी ही उलझन में बदल जाता है। वह एक घूंसे के साथ आगे झपटता है और वापस लड़ने की कोशिश करने के लिए भी जिनको कचरा कहता है। जिनको मुश्किल से हिलना पड़ता है, वह बस नीचे झुकता है, जिससे घूंसा उसके सिर के ऊपर से बेअसर होकर निकल जाता है। वह अपनी कलाई घुमाता है, जिससे मक्खी मारने वाला स्वेटर हवा में सीटी बजाता हुआ निकलता है। स्वेटर सीधे ली मिन्हाओ के चेहरे पर पड़ता है। बॉस उस असर से भौचक्का रह जाता है। उसके गाल पर एक नया लाल ग्रिड खिलने लगता है। जैसे ही जिन एक और वार की तैयारी करता है, जिन अपमानजनक हमलों की झड़ी लगा देता है। इतनी तेजी से आगे बढ़ता है कि वे देख भी नहीं पाते। चमचे अपने बॉस के लिए चिल्लाते हैं, लेकिन वे लड़ाई के करीब भी नहीं आ पाते। वे एक साथ चिल्लाते हुए बेतरतीब घूंसे फेंकते हैं और जिन पर झपटने की कोशिश करते हैं। जिन बस हवा में उछलता है। छत पर उसका पूरा कंट्रोल है। जिन काम पूरा करता है, आखिरी गुंडों को छत पर गिरा देता है। वे सब बेहोश होकर पड़े हैं। ली मिंगहाओ ऐसा लग रहा है जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। गुंडों का लीडर सचमुच कांप रहा है। जो अभी अभी हुआ वह उसे समझ ही नहीं आ रहा है। जिन तनकर खड़ा है, उसके पीछे एक विशाल चमकते हुए डोबरमन की परछाई मंडरा रही है। वह उस बंदे को कोने में धकेल देता है, यह सुनिश्चित करते हुए कि वह उस दबाव के एक एक पल को महसूस करे। अब थोड़ा झांसा देने का समय है। वह उनसे कहता है कि वह हमेशा से एक लड़ाका रहा है, लेकिन उसने अपने परिवार से वादा किया था कि वह मुसीबतों से दूर रहेगा। वह आगे जोड़ता है कि उनकी लगातार की जाने वाली बदमाशी ने आखिरकार उसे उसकी बर्दाश्त की हद से बाहर कर दिया। वह उन्हें अब से दूर रहने की चेतावनी देता है, वरना वह अपने असली घूंसे इस्तेमाल करना शुरू कर देगा।